आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। ज्योतिष ज्ञान पाठ 9। आज बात करेंगे चतुर्थ भाव के कारकत्व की, कि चौथे भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इससे पहले हमने तीसरे जो भाव है, तीसरा भाव है, उसकी बात की थी। उम्मीद है कि आपने उसको समझा भी होगा और नोट्स बना के उसको याद भी किया होगा। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव है कि चौथे भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी आपके पास कोई कुंडली आए तो आपने चौथे भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। माता, चतुर्थ भाव जब मैंने आपको स्थिर कारक बताए थे तो उस समय वहाँ पे हमने माता का जिक्र किया था, माता लिखा था। तो चौथे भाव से जो होता है माता के विषय में देखा जाता है कि माता का साथ कैसा रहेगा, माता की आयु कैसी रहेगी, माता से संबंध कैसे रहेंगे। यानी कि अपनी माता के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हमें चतुर्थ भाव को देखा जाता है, चतुर्थ भाव के बल को देखा जाता है, सातवां चंद्रमा को देखा जाता है और चंद्रमा से चौथे भाव को भी माता के लिए हमें देखना चाहिए। तो प्रथम चतुर्थ भाव से हमें माता के विषय में विचार करना है। कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है, उसको आगे चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपके संबंधी जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, माता और माता के संबंधी का जो विचार है, जो विश्लेषण है, वो चतुर्थ भाव से किया जाता है। उसके बाद में सुख, कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, कितनी होगी, वो सारी चीज़ें भी हमें चतुर्थ भाव से देखनी चाहिए। जब चतुर्थ सुख की बात करते हैं हम, तो सुख के साथ साथ आपको बृहस्पति का जो बल है और बृहस्पति की जो पोजीशन है वो भी देखनी चाहिए सुख के लिए। उसके बाद में आता है भूमि। भूमि है आपका आवास है, अचल संपत्ति है, खेत है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर भूमि है तो आवास होगा, आवास है तो आवास बिना भूमि के बन ही नहीं सकता। तो आपको कि किसी के पास भवन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई अपना मकान बना सकता है या नहीं बना सकता है। अगर मकान बनेगा तो वो कब तक बन पाएगा, उसको पिता से ही मिलेगा, या जो उसको पिता से मिला है या जो उसकी अपने भूमि है, भवन है, मकान है, वो उसके पास स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, वो उसको या वो भी उसके हाथ से चला जाएगा, वो उसको बेच देगा। ये सारी चीज़ें का जो अवलोकन है, जो विचार है, वो भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। तो भूमि हो गया, आवास हो गया, अचल संपत्ति और खेत। खेत से मतलब होता है वो भूमि जो कृषि योग्य हो, जिस पे खेती की जाती हो, जिस पे फसल उगाई जाती हो, वो वाली भूमि वो खेत कहलाती है। तो आपका प्लॉट, आपका कोई भी मकान, आपकी अचल संपत्ति, अचल संपत्ति में भी आपका मकान, दुकान, यही चीज़ आती हैं स्थिर संपत्ति में। तो ये आपके पास हैं, होंगी, नहीं होंगी, कितनी होंगी, कब होंगी, बिके होगी तो बिक जाएगी, आप खरीद पाएंगे। तो इन सारी बातों का जो विचार आपको चतुर्थ भाव से ही किया जाएगा। चतुर्थ भाव से ही इन सब का अवलोकन किया जाएगा। कैसे देखा जाएगा, जब हम उदाहरण के रूप में आगे आपको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद में पशु संपत्ति और वाहन। वाहन से आपका दोपहिया वाहन भी और आपके चार पहियों के वाहन भी, और पशु संपत्ति। उसके साथ साथ हाँ जी, वाहन और पशु संपत्ति,
क्योंकि जो ज्योतिष विषय है ये हम जब सृष्टि का निर्माण हुआ ब्रह्मा जी के मुख से सूर्य देव को, और फिर ये आगे अन्य देवताओं के माध्यम से होते हुए बाद में पराशर ऋषि के माध्यम से ये सब चीज़ें हम तक आप तक पहुंची हैं। तो पहले क्या होता था कि जो वाहन का जो प्रयोग होता था वो घोड़े और रथ या घोड़ा गाड़ी इस रूप में होता था। तो इसमें आप वाहन में अगर आप जब आगे पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ आपको वाहन का प्रयोग ना होके वहाँ पशु का यानी कि घोड़े और रथ का प्रयोग होगा। जहाँ सिंगल घोड़े का मतलब है वहाँ 2 पहिया वाहन, और जहाँ रथ का आपको व्याख्यान मिलेगा वहाँ 4 व्हीलर। आज के संदर्भ में इस तरह से आप उसे बैठा लेंगे। तो आपके पास वाहन होगा नहीं होगा, लग्जीरियस होगा, आप ऑडी में, फॉर्च्यूनर में या इस तरह के वाहन होंगे, या आपके पास कोई छोटी गाड़ी होगी, इन सब का विचार भी आपको चतुर्थ भाव से करना चाहिए। चौथे भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब आप वाहन का विचार करेंगे तो उसमें शुक्र का बलाबल भी देखना चाहिए कि शुक्र की पोजीशन कैसी है और शुक्र का बल कैसा है, या 7 नंबर का जो राशि है उसका बल कैसा है। तो उससे आपके जो वाहन होंगे, जो आपके पास लग्जीरियस गाड़ी होंगी, उनका पता चलेगा, होंगी भी या नहीं होंगी। और अगर आपके नसीब में, आपके भाग्य में वाहन सुख है तो वो कब होगा, इन सब चीज़ों का विचार, इन सब चीज़ों के विषय में चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। उसके बाद में आता है राज्य अधिकार। राज्य अधिकार से तात्पर्य है, पहले राजा और महाराजा होते थे, आज के समय में नेता लोग होते हैं, एमएलए, एमपी होते हैं और मंत्री होते हैं। तो राज्य का अधिकार, क्या आप मंत्री बनेंगे या कोई इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसका विचार भी चौथे भाव से, चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का होता है। अब आप इलेक्शन जो होंगे वो बिना जनता के तो जीत नहीं सकते, कि जनता आपको कितना प्यार करेगी, उसके अगर जनता का प्यार है, जनता विश्वास करती है, तो व्यक्ति इलेक्शन जीतेगा। इलेक्शन जीतेगा तो निश्चित रूप से एमपी या एमएलए बनेगा, और अगर एमपी या एमएलए बन जाता है तो मंत्री पद यानी कि राज्य का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो राज्य अधिकार देखने के लिए भी हमें चौथे भाव का अवलोकन करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। उसके साथ साथ जनता के विषय में भी हमें चौथे भाव से ही किया जाता है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो जनता होती है, जो सामान्य जन होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार है आपका और चाहे आपका राज्य है, वो सभी में जनता की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऊपर पहुंचा दे और किसी को भी नीचे ले आए, तो जनता का विचार और जनता से आपके रिलेशंस चतुर्थ भाव से उनका अवलोकन किया जाता है। उसके बाद में आता है यश, प्रसिद्धि। अभी जैसे भी मैंने बताया कि चतुर्थ भाव से जनता को देखा जाता है। अगर आपको प्रसिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि आपको वैसे तो मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि भी आपको आम जन के द्वारा ही मिलती है, प्रसिद्धि आपको जनता के द्वारा मिलती है। तो कौन व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा, कितना यश मिलेगा, उसका अवलोकन भी चौथे भाव से ही किया जाता है और वहीं से करना चाहिए। उसके बाद में झूठा आरोप। कई बार आपने देखा होगा कि किसी पे कोई आरोप लगता है और बाद में जाके वो अदालत से छूट जाता है। एक प्रक्रिया है, उस विषय में ना जाके बताया था कि जो झूठा आरोप है वो भी इसी भाव से इसलिए देखा जाता है। कई बार बहुधा आपने देखा होगा कि आम जनों के द्वारा, जनता के द्वारा भी कई बार आरोप लगा दिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आरोप झूठे थे। तो इसलिए जो झूठे आरोप लगाते हैं, या किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई इस तरह का आरोप लग सकता है, नहीं लग सकता है, उसके विषय में भी चतुर्थ भाव से ही जानकारी मिलती है, चतुर्थ भाव को ही देखा जाना चाहिए। उसके बाद में आता है गुप्त प्रेम संबंध, यानी कि ऐसे प्रेम संबंध, ऐसे रिलेशंस जिनकी जानकारी ना हो, उसके विषय में भी यहीं से
चौथे भाव से ही देखने के बाद में, इसका अवलोकन करने के बाद में ही उसकी जानकारी होती है, और हमें उस चीज़ के लिए भी चौथे भाव का ही विश्लेषण करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब किसी की कुंडली विवाह के लिए आती है, मिलान के लिए आती है, जब आप कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं कुंडली मिलान की बात कर रहा हूँ। जब आप कुंडली का विश्लेषण अलग अलग करते हैं, कन्या की कुंडली का भी और वर की कुंडली का भी, तो उसमें देखा जाता है कि कहीं रिलेशंस, ऐसे रिलेशंस तो नहीं है जो गुप्त हों और बाद में जाके उसका वैवाहिक जीवन पे कोई प्रभाव तो नहीं आएगा। तो इस तरह के संबंध भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। और विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ससुराल पक्ष की और अपने पक्ष की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ससुराल पक्ष की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और ससुराल पक्ष का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किसी के भी जीवन में उनके जीवन को खराब कर सकता है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए भी चौथे भाव का यानी चतुर्थ भाव से ही देखी जाती हैं। उसके बाद में आता है छिपा हुआ खजाना या गढ़ा हुआ, जिसे धन कहते हैं, छिपा खजाना जो आपको अचानक मिलता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी छिपा हुआ खजाना है, अचानक आपने देखा हो कई व्यक्ति किसी को पता ही नहीं होता है, और अचानक कोई भी उसका जो संबंधी है, कोई भी उसका रिलेशन वाला है, वो वसीयत उसके नाम छोड़ जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसके नाम अच्छी खासी संपत्ति है। तो जो छिपा हुआ खजाना है जिसके बारे में जानकारी ना हो, उस तरह का भी वो चतुर्थ भाव से, और गड़ा हुआ धन, ये सारी चीज़ें का जो अवलोकन है वो चौथे भाव से करना चाहिए। एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, माता के विषय में, आपके संबंधियों के विषय में, आपका भूमि, आपका मकान, आपके दुकान, आपकी अचल संपत्ति, अगर कृषि योग्य भूमि, आपके वाहन लग्जीरियस या कैसे, दूसरे आप इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मंत्री पद होगा या नहीं होगा, इलेक्शन जीतेंगे तो मंत्री पद होगा, उसके साथ साथ आपका जो हिडन छिपा हुआ धन है जो आपको अचानक मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें, आपके जो छुपे हुए संबंध होते हैं वो, और ससुराल पक्ष का आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में कितना हस्तक्षेप रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे विषय हैं जो विस्तार, अगर सारी चीज़ें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। समय पे जैसे जैसे आगे इसका विस्तार होगा और एडवांस की तरफ आप चलेंगे तो वो सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी और हम आपको बताते रहेंगे। अब इनको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे थोड़ा सा आप ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो मैं आपको एक दो पुस्तकें रिकमेंड करूँगा, और जब वो पुस्तकें रिकमेंड होंगी आप लेंगे तो आपको ये चीज़ें सब पता होंगी, तो तभी आप एडवांस में जा पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। अन्यथा आपको उसको समझने में और किसी को भी बताने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। इसलिए मेरा जैसे मैं हर बार कहता हूँ, पुनः ये सजेशन है कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही हैं, जिस विषय में भी आपको बताया जा रहा है, उसको आप चाहें तो नोट्स बना सकते हो, और नहीं तो आप सीधा उसे याद भी कर सकते हो। तो इस अपनी बात को विराम देते हुए आपको पुनः एक निवेदन कि अगर आपको हमारी वीडियो या हमारा विषय जो हम बताते हैं आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर किसी ने अभी तक कोई नया देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई लाइक आता है या आप हम सब्सक्राइब करते हैं या इसको शेयर करते हैं तो उससे मनोबल भी बढ़ता है और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बताने का प्रयास करते हैं उसको। तो अपनी बात को विराम देते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि आप स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने और आगे तरक्की करें, लोगों की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।